बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपसे मैदे में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया या जरासीम के बारे में बात करूँगा जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या आम ज़बान में एच पाइलोरी कहते हैं। ये जरासीम हमारे मैदे में सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस या मैदे के बाद ग़िज़ा की नाली के इब्तदाई हिस्से जिसे ड्यूडेनम कहते हैं उसमें भी सोजिश पैदा करता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्राइटिस या ड्यूडेनाइटिस कहते हैं। ये जरासीम हमारे मैदे में ना सिर्फ सोजिश या गैस्ट्राइटिस पैदा करता है बल्कि तवील अरसे तक मैदे में मौजूद रहकर मैदे का अल्सर पैदा कर सकता है और इसके अलावा ये मैदे में कैंसर का बाइस भी बन सकता है। ये जरासीम यानी एच पाइलोरी उम्र के इब्तदाई हिस्से यानी इन्फेंसी जिस्म में दाखिल होता है या फिर चाइल्डहुड यानी बचपन में मैदे में दाखिल हो जाता है। ये जरासीम एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। ग़िज़ा या हमारे इर्द गिर्द की लो हाइजीन यानी हमारे ग़िज़ा या इर्द गिर्द में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतज़ाम ना होना इसका सबब बन सकता है। एच पाइलोरी जब मैदे में दाखिल होता है तो मैदे में सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस का बाइस बनता है। जब मैदे में गैस्ट्राइटिस पैदा होता है तो मैदे या सीने में जलन, भारीपन या बोझ पैदा हो सकता है। मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामात मौजूद हैं तो मुमकिन है कि उसके मैदे में एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि एच पाइलोरी हमारे मैदे में गैस्ट्राइटिस यानी सोजिश पैदा करता है या मैदे के बाद ग़िज़ा की नाली के इब्तदाई हिस्से जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं वहाँ पे भी सोजिश पैदा कर सकता है जिसे हम ड्यूडेनाइटिस कहते हैं। तवील अरसे तक एच पाइलोरी की हमारे मैदे में मौजूदगी मैदे की दीवारों में ज़ख़म पैदा करती है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। एच पाइलोरी के 10% मरीज़ों में गैस्ट्रिक अल्सर पैदा होने का इम्कान होता है। इसके अलावा एच पाइलोरी मैदे में कैंसर का बाइस बन सकता है जिसको हम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कहते हैं और आम तौर पर 1 से 3% एच पाइलोरी के मरीज़ गैस्ट्रिक कैंसर यानी मैदे के कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से अगर किसी इंसान के मैदे में एच पाइलोरी मौजूद है तो उसका लाजमी इलाज करवाया जाए ताकि गैस्ट्रिक अल्सर और मैदे के कैंसर से महफूज रहा जा सके। वो मरीज़ जिनको तवील अरसे तक मैदे की अलामात यानी मैदे या सीने में जलन, भारीपन, बोझ, भूख का ना लगना या भूख का जल्द ख़त्म हो जाना हो तो ऐसे मरीज़ों में PPI यानी मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म करने वाली अद्वियात के बावजूद ये अलामात ख़त्म ना हों या बार बार ज़ाहिर हों तो ऐसे मरीज़ों को लाजमी तौर पर एच पाइलोरी का टेस्ट करवाना चाहिए। वो मरीज़ जिनमें गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर यानी मैदे या मैदे के बाद ग़िज़ा की नाली के इब्तदाई हिस्से ड्यूडेनम में अल्सर तशख़ीस हुआ हो या फिर ऐसे अफराद जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में मैदे का कैंसर पाया जाए तो ऐसे अफराद को भी अपना एच पाइलोरी का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। एच पाइलोरी के इलाज से या एच पाइलोरी के ख़त्म करने से मैदे में अल्सर या मैदे में कैंसर होने के इम्कानात बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। एच पाइलोरी को हम 2 तरीक़ों से तशख़ीस करते हैं। पहले मेथड को या पहले तरीक़ाकार को हम नॉन इन्वेजिव मेथड्स कहते हैं जिसमें खून के टेस्ट या स्टूल से या पेशेंट के सांस के टेस्ट के ज़रिए मरीज़ में एच पाइलोरी की तशख़ीस की जाती है। दूसरा तरीका इन्वेसिव मेथड कहलाता है जिसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए एच पाइलोरी को तशख़ीस किया जाता है। पहला तरीका यानी नॉन इन्वेसिव मेथड में मरीज़ में सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी खून के टेस्ट के ज़रिए जिसको हम एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं के ज़रिए एच पाइलोरी को तशख़ीस किया जा सकता है। लेकिन ये टेस्ट बहुत सी गाइडलाइंस में इंडोर्स नहीं किया गया और इससे एच पाइलोरी की तशख़ीस मुनासिब अंदाज में मुमकिन नहीं। इसी वजह से बहुत से रिसर्चर्स और बहुत सी गाइडलाइंस
एच पाइलोरी के लिए स्टूल टेस्ट यानी पखाने के टेस्ट को रिकमेंड करती हैं, जिसे हम एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन कहते हैं। इसके अलावा सांस के टेस्ट यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए भी एच पाइलोरी को बहुत मुनासिब तरीके से तशख़ीस किया जा सकता है। स्टूल टेस्ट और सांस के टेस्ट यानी यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए 95% अफराद में एच पाइलोरी की तशख़ीस मुमकिन है। दूसरा तरीका का जिसको हम इन्वेसिव मेथड कहते हैं, जिसमें एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए एच पाइलोरी को तशख़ीस किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी में एक पाइप मुंह के ज़रिए मैदे में दाखिल किया जाता है और इसके ज़रिए एच पाइलोरी की तशख़ीस की जाती है। लेकिन ये तरीक़ाकार एच पाइलोरी की तशख़ीस के लिए आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर एंडोस्कोपी या गैस्ट्रिकोस्कोपी किसी और वजह से की जा रही है, मसलन मैदे के अल्सर की तशख़ीस के लिए या मैदे के कैंसर की तशख़ीस के लिए, तो उसके साथ हम मैदे की बायोप्सी लेकर उससे एच पाइलोरी की तशख़ीस कर सकते हैं। अब मैं आपको एच पाइलोरी के इलाज के बारे में बताता हूँ। एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इलाज निस्बतन पेचीदा होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रजीम इस्तेमाल की जाती हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जरासीम या बैक्टीरिया के इलाज के लिए डॉक्टर एक किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन एच पाइलोरी एक सख्त जान जरासीम हैं जिसके लिए डॉक्टर्स को 2 या बाज़ात 3 किस्म की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट या एरेडिकेशन के लिए आम तौर पर 4 मुख्तलिफ़ किस्म की रजीम इस्तेमाल की जाती हैं। पहली रजीम को हम ट्रिपल थेरेपी कहते हैं, जिसमें 2 एंटीबायोटिक और उसके साथ PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स किस्म की अद्वियात दी जाती हैं। दूसरी रजीम जिसको हम क्वाड्रिलेप थेरेपी कहते हैं, इसमें 2 एंटीबायोटिक, 1 PPI और उसके साथ बिस्मुथ कोलेट दिया जाता है। तीसरी किस्म की रजीम जिसको हम सीक्वेंशियल थेरेपी कहते हैं और चौथी रजीम जिसको हम सेल्वेज थेरेपी कहते हैं। आजकल आम तौर पर सीक्वेंशियल थेरेपी या सेल्वेज रजीम इस्तेमाल की जाती है और ये दोनों रजीम या दोनों किस्म की इलाज एच पाइलोरी को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मौसर हैं। आखिर में मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे बहुत से मरीज़ को जब हम सीक्वेंशियल थेरेपी या सेल्वेज थेरेपी शुरू कराते हैं, उस दौरान हम इब्तदाई 15 दिन तक मरीज़ को एंटीबायोटिक और PPI का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में या सेकंड फेज़ में हम मरीज़ को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक PPI का मज़ीद कोर्स करवाते हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जब उनको हम इब्तदाई तौर पर 15 दिन का एंटीबायोटिक और PPI का कोर्स करवाते हैं तो उसके बाद मरीज़ अद्वियात बंद कर देते हैं और मज़ीद 4 से 6 हफ्ते तक PPI इस्तेमाल नहीं करते। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि एच पाइलोरी यानी ये जरासीम वापस उनके मैदे में पैदा हो जाता है और वही अलामात दोबारा पैदा कर देता है जो मरीज़ को इब्तिदा में थी। इसी वजह से तमाम अफराद से मेरी गुजारिश है जिनमें एच पाइलोरी तशख़ीस हुआ हो तो उनको इब्तदाई 15 दिन की एंटीबायोटिक के बाद तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म करने की अद्वियात लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इस जरासीम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके और इससे पैदा होने वाली पेचीदियों मसलन गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर और मैदे के कैंसर से बचा जा सके। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।